FR1 का पेपर हो या ITA का पेपर हो या FR2 का पेपर हो, ये कुछ चीजें होती है जो हमें पेपर में फेल करवाती हैं। क्या हमारे पास नॉलेज नहीं होती, नॉलेज की कमी होती है, हम सही से तैयार नहीं करते। दूसरी चीज क्या आती है, हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता खुद पर, हम खुद पे हम कहते हैं कि जी हम पेपर पास नहीं कर सकते। तीसरी चीज, टीचर पे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, टीचर पे एतमाद हो कि भाई टीचर जो करवा रहा है सच करा रहा है। टीचर ने कह दिया कि सही है तो ठीक है, टीचर अगर दूसरे पे से पूरी दुनिया के गलत है तो बोलो जी टीचर ने मेरे कहा ये सही है तो यही सही है, मैं इसी रास्ते पे चलूंगा। बच्चा क्या होता है, बच्चा दूसरों के सुनता है, टीचर जिस रास्ते पे लेकर जाना चाहता है बच्चा चलता नहीं है। बच्चा कहता है टीचर सीधा जाएगा, मैं शॉर्टकट मारूंगा, मैं राइट से जाऊंगा। तो शॉर्टकट की जगह वो जंगल में निकल आता है, फिर जंगल में क्या होता है वो आप सब जानते हैं। फिर चौथी चीज, अपनी नर्व पे कंट्रोल रखना है। नर्व पे कंट्रोल कैसे करते हैं वो हम पूरे सेशन में सीखेंगे। मैं आपको एक एक सवाल में यकीन माने मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपको सवाल नहीं भी आता ना तो आप उससे पासिंग मार्क ले सकते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। आप मेरा साथ दो, मैं आपको इंशाल्लाह पास करवाऊंगा। और जो बच्चा कहेगा कि जी नहीं सर आप हमें पढ़ाएं, हम खुद जाएंगे घर से कर लेंगे ये कर लेंगे, तो मैं कहता हूँ बेटा अगर घर से करना है तो लाइव क्लासेस लेने का फायदा नहीं है, यूट्यूब पे जाएं, बहुत से चैनल हैं। और ना ही रिकॉर्डिंग का इंतजार करना कि सर रिकॉर्डिंग दे देंगे हम वो सुन लेंगे। रिकॉर्डिंग सुननी है या घर बैठ के पढ़ना है ऐसे ही बिना क्लासेस में इंटरेक्शन लेकर इंटरेस्ट लेकर, तो मैं कहता हूँ आप यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे बहुत से चैनल हैं, आप वहां से जो है ना पढ़ लें। क्यों, यूट्यूब पे भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आपके पास। बल्कि यूट्यूब पे अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो 100 में से 20 बच्चा पास होता है, वो भी 20 वो जो चीते से भी चीता होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होता है। सही है ना, जिसको खुद पे कॉन्फिडेंस होता है, उसके पास नॉलेज भी जो है सफिशिएंट होती है पेपर पास करने के लिए, वही सिर्फ रिकॉर्डिंग में पेपर पास कर सकता है। और वो भी जो है मैं कहता हूँ 100 में से 20 बच्चा होगा। तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, टीचर पे भी कॉन्फिडेंस रखना है, और पेपर पे कंट्रोल कैसे करना है, पेपर पास कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो बातें तो होगी बहुत ज्यादा और लंबी, तो हम जो है अभी जो है कोर्स की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना। हम पहले सिलेबस देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस है क्या। बल्कि सिलेबस से भी पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये ITA FR1 और FR2 वाले सब के लिए जो है ना मस्ट है, और उनको जो है ये चीज पता होनी चाहिए। ICAP जो है ना पेपर 3 लेवल के बनाता है। अगर ITA FR1 FR2 में, अभी FR1 के पेपर की बात करता हूँ, तो FR1 का पेपर वो 3 लेवल तक टेस्ट करता है। वो उसने बताया हुआ है, वो कहता है कि पहला लेवल जो है ना मैं चाहता हूँ कि बच्चे को बेसिक पता हो। प्रोफेशनली लेवल जो अगर 1 है तो उसका मतलब है बच्चे को बेसिक पता हो, बच्चे को पता हो कि जी ये मैं किस तरह सवाल हल करना है। तो वो कहते हैं कि प्रोफेशनली लेवल 1 ठीक है, इससे ज्यादा जो है ना वो बच्चे की नहीं चाहता है कि बच्चा जो है इतना कॉम्प्लिकेट ना हो। कुछ सवाल है वो कहते हैं उसमें बच्चा बस कॉन्सेप्ट उसको पता हो बेसिक, तो ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। फिर लेवल 2 है, लेवल 2 में क्या कहता है, लेवल 2 में कहता है बच्चा चीता हो, बच्चा होशियार हो, बच्चे को जो है मैं सिनेरियोज दूं, बच्चा सिनेरियोज को हैंडल कर ले। मैं बच्चे को जो है टेक्निकल पॉइंट दूं, बच्चा टेक्निकल पॉइंट कर ले। मैं लॉजिक दूं, लॉजिक एक्सप्लेन कर ले। तो वो कहता है कि बच्चा थोड़ा सा ना होशियार हो लेवल 2 में। जब लेवल 3 की बारी आती है ना तो फिर आई कैप कहता है कि बच्चा ऐसा हो कि मैं बोलने लगूं तो बच्चा जो है समझ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा हो, जो कि हम है ही नहीं। हम किस लेवल के हैं आप खुद सोच सकते हैं, आप अंदाजा लगा लें हम लेवल 1 के, लेवल 2 के या लेवल 3 के। मगर इंशाल्लाह जिस लेवल के भी है हम आई कैप के पेपर पास करेंगे FR1 का, और पहली अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में हम FR1 का पेपर पास करेंगे इंशाल्लाह। सब घर में बोलो मेरे साथ इंशाल्लाह। ये 3 लेवल है, इन 3 लेवल पे आई कैप जो है क्वेश्चंस को टेस्ट करता है। एग्जाम में तीनों लेवल से आते हैं। वो ये चाहता है कि बच्चा इस किस्म का हो। उसके बाद उसके टेस्टिंग लेवल क्या है, आई कैप की टेस्टिंग लेवल भी 3 है। पहले टेस्टिंग लेवल जो है वो लेवल 1 के बच्चों के लिए। वो कहता है कि जो लेवल 1 के सवाल होंगे ना वो मैं पूछूंगा 8 मार्क्स के, मैक्सिमम 8 मार्क्स के, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। 8 मार्क्स से ज्यादा का वो मैं सवाल नहीं पूछूंगा, और उसने बताया होगा ये टॉपिक जो है लेवल 1 का है या टेस्टिंग लेवल 1 का है या टेस्टिंग लेवल 2 का या 3 का। और उसको ये भी बताएगा कि मुझे बच्चा किस तरीके से उसको पूछूंगा, मैं बच्चे को ज्यादा घुमाऊंगा कम घुमाऊंगा, बच्चे को किस तरह से टेस्ट करूंगा वो भी वो बताएगा। तो जो टेस्टिंग लेवल 1 है उसमें क्या है 8 मार्क्स, मैक्सिमम 8 मार्क्स का सवाल बनेगा। जो टेस्टिंग लेवल 2 है उसमें
मैक्सिमम 25 मार्क्स का सवाल बनेगा। वो 8 का भी बना सकता है, 20 का भी बना सकता है, 25 का भी बना सकता है, मगर 25 से ज्यादा का वो नहीं बनाएगा। टेस्टिंग लेवल 2 कब यूज होता है? जब वो चाहता है कि बच्चा जो है ना चीता हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा हो। बेसिक भी पूछ सकता है, उसने 8 मार्क्स का सवाल का, उसने कहा बेसिक भी पूछ सकता है मगर लेवल 1 के लिए, मगर वो कहता है कि तीनों लेवल में टेस्ट कर सकता हूँ टेस्टिंग लेवल 2 में। समझ में आई? और जो टेस्टिंग लेवल 3 है ना, वो तकरीबन 35 मार्क्स का, और वो हमारे कोर्स में नहीं। ये आईकैप जो है हमें टेस्ट नहीं करता, कोई भी सवाल 35 मार्क्स का नहीं देता, वो सिर्फ टेस्टिंग लेवल 2 तक रखता है। और FR1 जो पढ़ रहे हैं वो जो है अपनी ITA के सिलेबस को भी जहन में रखे, दोहराते रहे, क्योंकि ITA का भी कोई भी टॉपिक को पूछ सकता है FR1 में। और जो FR2 पढ़ेंगे तो वो दोनों सब्जेक्ट्स को रख लें। हम जो है अभी देख लेते हैं हमारा FR1 का सिलेबस, ग्रेड वगैरह हर चीज़ हम देख लेते हैं। ये हमारा FR1 का सिलेबस है। लर्निंग आउटकम्स हम ग्रेड पढ़ते हैं। ग्रेड में कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना, IFRS और उसके इंटरप्रेट यानी उसके रेशियोज वगैरह, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना, उसके रेशियोज वगैरह, इंटरप्रिटेशन रेशियोज को कहते हैं, उसको एक्सप्लेन करना, वो 20 से 30 मार्क्स की उसकी वेटिंग लगती है एग्जाम में। फिर वो कहता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गए, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो गए या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो गए, वो 25 से 35 नंबर तक पूछेगा। फिर कहता है दूसरे जो IFRS है वो 40 से 50 के पूछेगा। यानी उसने ग्रेड बता दी कि ये टॉपिक है जो मैं टेस्ट करूंगा एग्जाम में, ये आपका सिलेबस है। हम देख लेते हैं अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें। जो सिलेबस का A रेफरेंस है, उसने उसने कहा है कि सबसे पहले जो है मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी टेस्ट करूंगा। अब ये देखो उसने लेवल बताया मैं, कहता है चेंजेस इन इक्विटी जो है आपके पास, उसमें बच्चा जो है चीता हो, बच्चे को जो है स्नेरियो हैंडल करने हो, मैं बच्चे को स्नेरियो में घुमाऊंगा, मगर कहता है मैं उसको दूंगा 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स से ज्यादा का चेंज इन इक्विटी का सवाल मैं नहीं दूंगा। तो प्रोफेशनल लेवल कितनी है? 2, और टेस्टिंग लेवल कितना है? 1। फिर दूसरा टॉपिक क्या है? वो कहता है कैश फ्लो। कैश फ्लो उसने कहा है कि जी कॉन्सिलिडेटेड स्टेटमेंट जो है कैश फ्लो की वो नहीं है हमारे कोर्स में। उसमें उसने कहा है कि बच्चा चीता हो, और मैं पूछूंगा 8 मार्क्स का भी पूछ सकता हूँ, 20 मार्क्स का भी पूछ सकता हूँ। सही है? तो ये टेस्टिंग लेवल प्रोफेशनल लेवल हम देखेंगे। फिर उसने रेशियोज का बताया, उसने कहा रेशियोज में भी प्रोफेशनल लेवल 2 हो, टेस्टिंग लेवल 2 हो। रेशियोज में क्या है? करंट रेशियो, एसेट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हम पढ़ेंगे सब कुछ। परेशान नहीं होना, अभी सिलेबस में आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ कि सिलेबस में है क्या। फिर हमारे पास आ गया ग्रेड का बी पार्ट। बी पार्ट में कहते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हर किसी में प्रोफेशनल लेवल 2 कह रहा है वो, कि चीता बच्चा हो, सिनेरियो को हैंडल कर सके, सिनेरियो को हैंडल कर सके। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की बात हो या फिर किसी और चीज की बात हो, कहता है बच्चा बस चीता चाहिए मुझे। सही। तीसरे अदर IFRS में इसने क्या कहा? उसने कहा कि जी उसको कैपिटल और कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है उसके पास। उसमें भी वो जो कहता है कि बच्चा चीता हो। PPE है, PPE ज्यादातर जो है IA में चली गई है, मगर हम IA की भी PPE करेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि मैं जो IA में है वो मैं FR1 में पूछ सकता हूँ, तो हम वो काम करेंगे। और हमारे यहाँ पे क्या है, FR1 में PPE का नोट है, रिवेल्यूशन और डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर नोट को कहते हैं। और ये जो है वो 20 मार्क्स का भी पूछ सकता है, 8 मार्क्स का भी पूछ सकता है, तो हम दोनों के लिए तैयारी करेंगे। उसके पास गवर्नमेंट ग्रांट है। गवर्नमेंट ग्रांट कहता है कि जी मैं जो हूँ 8 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं पूछूंगा। बोरिंग कॉस्ट है, बोरिंग कॉस्ट भी कहता है मैं 8 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं पूछूंगा, मगर बच्चा मुझे चीता चाहिए। बात उसकी यही है। इम्पेयरमेंट भी और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी, ये सब उसने कहा है कि जी 8 मार्क्स से पूछूंगा, मगर बच्चा मुझे चीता चाहिए, कुछ भी कर लो। और जो है इसने जो है IFRS 15, उसमें उसने कहा है कि मैं 20 मार्क्स भी पूछ सकता हूँ सवाल, 25 का भी पूछ सकता हूँ और 8 का भी पूछ सकता हूँ। सही हो गया। तो ये इसने नीचे भी दिया हुआ है। तो ये हमारा पूरा का पूरा KF5 का सिलेबस था। अब जो है हम शुरू करने लगे हमारा पहला टॉपिक, जो कि है चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। इक्विटी क्या होती है? हम पढ़ के आए हैं ITA में
कि इक्विटी हम किसे कहते हैं? कोई बता सकता है मुझे? मेरे साथ एक साइड की क्लास नहीं लेने का फायदा, मेरे साथ टू साइड्स की क्लास हो, मैं सवाल करूं आप मुझे जवाब दो, ऐसी क्लास होनी चाहिए। तो मेरे साथ सवाल जवाब तो होंगे, मैं आपको खामोशी से बैठने तो दूंगा नहीं, हाथ में कैलकुलेटर होगा आपके, मैं आपसे सवाल पूछता जाऊंगा, आप मुझे बताते रहेंगे। तो तैयार हो जाएं कि आपने भी पार्टिसिपेट करना है, सिर्फ मैं ही नहीं बताऊंगा आपको, आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे क्लास में। आईटीआई में हम ये बात पढ़ के आए हैं, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ, ये हमारी बैलेंस शीट होती है। माइक प्लीज ऑफ कर दें अपना, जिसका भी है। हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, हम नॉन करंट एसेट्स लिखते हैं बैलेंस शीट में। हम बैलेंस शीट में जो है, ये समझो मेरी बैलेंस शीट है, यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ ना कुछ भी, ये मेरी बैलेंस शीट है, तो इस बैलेंस शीट में मैं क्या लिखता हूँ, नॉन करंट एसेट लिखता हूँ। उसके बाद मैं क्या चीज़ लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी करंट एसेट्स होते हैं मेरे। करंट एसेट के बाद जो आती है इक्विटी आती है, जिसमें हम लिखते हैं हमारा कैपिटल कितना है, हमारे जो है शेयर प्रीमियम कितना है, हमारा जो है प्रॉफिट कितना है, डिविडेंड कितना हमने इस पूरे साल में कम लिया ऑनर ने, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। क्लियर हो गया? अली हमजा क्लियर हो गया? इक्विटी की समझ आ गई क्या होती है? मैं आपको जो है एग्जाम में पेपर करना किस तरह वो भी बताऊंगा, ठीक है? उसका पैटर्न भी बताऊंगा कि सवाल को आपने लेके कैसे चलना है और वो हर चीज कैसे करनी है। इक्विटी हमने देख लीजिए, इक्विटी जो है शेयर होल्डर उसको कहते हैं, ओनर्स को कहते हैं, उनकी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो रिकॉर्ड करती है, उस अकाउंट को इक्विटी या कैपिटल अकाउंट कहते हैं। अब ऑनर्स की जो है ट्रांजेक्शन कौन कौन सी होती हैं वो हम देख लेते हैं। जो ऑनर्स की ट्रांजेक्शन्स होती हैं ना, उसमें से सबसे पहले जो आती है वो होती है शेयर कैपिटल। मैं समझाऊंगा एक एक करके, पहले मैं आपको बता दूं कि नाम उनके बता दूं फिर बताता हूँ। शेयर प्रीमियम दूसरे नंबर पे होती है, तीसरे नंबर पर रिटेन अर्निंग होती है। ये चीज यही हमें जो है ना सॉल्व करने में भी काम आएंगी चीजें। पहले पे शेयर कैपिटल, दूसरे पे शेयर प्रीमियम, तीसरे पे रिटेन अर्निंग, जनरल रिजर्व होता है हमारे पास, फिर उसके बाद हमारे पास रिवैल्यूएशन होती है। सही। तो ये कुछ हेडिंग्स हैं जो हमें आगे काम भी आने वाली हैं। यही हेडिंग्स जो है हमारे पास यूज होंगी इसके आंसर में, इसके फॉर्मेट में। किस तरह होगी, किस तरह से होगी वो मैं आपको भी बताऊंगा। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास शेयर कैपिटल होता क्या है। शेयर कैपिटल हम कहते हैं कि हमारे पास जो ऑनर है उसने कितना बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। पहली चीज, उसने कैश बिजनेस में कितना इंट्रोड्यूस करवाया था, उसकी कितनी अमाउंट थी, तो उसका शेयर कितना है। शेयर कैपिटल में एक चीज ये देखते हैं। फिर देखते हैं कि कंपनी ने उसे बोनस कितना इश्यू किया है, बोनस शेयर्स कितने इश्यू किए हैं, बोनस शेयर्स उसे कितने इश्यू किए हैं। पहली चीज, बिजनेस ने अपना कैश कितना इंट्रोड्यूस करवाया ऑनर ने बिजनेस में। फिर दूसरी चीज, बोनस शेयर्स बिजनेस ने ऑनर को कितना दिया है उसका कैपिटल इंक्रीज करने में। और जो तीसरी चीज हम देखते हैं वो हम देखते हैं कि अगर हम या कंपनी जो है वो शेयर्स और इश्यू करते हैं तो इनमें से जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनका शेयर्स कितना है और जो नए आ रहे हैं उनका कितना है। ये हर चीज जो है हम शेयर कैपिटल में देखते हैं। शेयर प्रीमियम क्या होता है? शेयर प्रीमियम जैसे कि अगर मैंने जो है राइट शेयर इशू किए हैं, ये किसी का माइक ओपन है, माइक बेटा आपने बंद कर दिया आप लोग।
जैसे कि हमने शेयर कैपिटल के इंक्रीज होने के लिए हमने राइट शेयर इशू किए थे। अब शेयर था 10 रुपए, हमने उससे लिए 15 रुपए। हमने बेचे कितने का? 15 रुपए का। हमने उससे ले लिए 15 रुपए, 10 रुपए तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया। जो 5 रुपए है उससे शेयर प्रीमियम इंक्रीज हुआ। शेयर प्रीमियम क्यों इंक्रीज है? शेयर प्रीमियम ने इंक्रीज किया, हमने कहा जी हम अपने बिजनेस के खर्चे यहाँ से निकालेंगे, हम अपने बिजनेस के लेन देन शेयर प्रीमियम से निकालेंगे। समझ आ गई? हमने शेयर की एक्चुअल अमाउंट, नॉमिनल अमाउंट से ज्यादा की जो अमाउंट ली वो हमारा शेयर प्रीमियम होता है। एक एग्जांपल समझ लें। शेयर था मेरे पास 10 रुपए पर शेयर था ना, मैंने जो है 100 शेयर इशू किए। तो 100 शेयर के हिसाब से अगर मैं 10 रुपए के हिसाब से देखूं तो मेरे पास 1000 का शेयर बनते हैं, मगर मैंने उससे 100 शेयर्स की कीमत जो है 15 रुपए ली है। अगर मैं अपनी एंट्री करूं तो एंट्री मेरी क्या बनेगी? जनरल एंट्री। तो मैं बोलूंगा जी कैश मुझे मिला है, कैश मुझे कितने का मिला है? मैं बोलूंगा जी कैश मुझे मिला है कितने का? 1500 का। शेयर कैपिटल मेरा इंक्रीज हुआ है। शेयर कैपिटल तो जो है मैं कहूंगा कि जी 10 रुपए एक मेरा शेयर कैपिटल की रकम है। तो 10 रुपए अगर 100 के हिसाब से मैं करूं तो कितने बनते हैं? 1000। मगर टैली तो नहीं हुआ, डेबिट क्रेडिट इक्वल तो नहीं हुआ, डेबिट जो है ज्यादा है और क्रेडिट कम है। तो मैं बोलूंगा तो ये जो 500 का डिफरेंस है ना, ये शेयर प्रीमियम में गया, मैंने उससे एक्स्ट्रा अमाउंट ली है, मैंने उससे ज्यादा अमाउंट ली है। जो 5 को मगर 100 से मल्टीप्लाई करूं तो 500 आता है। 500 ये मैंने कैश लेकर शेयर कैपिटल भी इंक्रीज किया, शेयर प्रीमियम भी इंक्रीज किया। आई होप सो ये क्लियर हो गया शेयर प्रीमियम। उसके बाद रिटेन अर्निंग है। रिटेन अर्निंग क्या होती है? रिटेन अर्निंग जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके बाद जो है वो जो है रिटेन अर्निंग देता है। इसे ऐसे समझ लो कि एक प्रॉफिट है किसी का, हम जो बताते हैं कि जी आपका प्रॉफिट इधर इतना है, इसमें से डिविडेंड लेस वगैरह करके इसको एक नाम दे दिया, एक प्रॉफिट को नाम, जैसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं ना। जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है फिर उसमें से हम डिविडेंड लेस करते हैं, कोई और मामलात हो वो भी उसमें से लेस वगैरह कर कर जो है हम उसको कहते हैं कि जी ये एक नाम है जिसे हमने कह दी ये रिटेन अर्निंग है। जैसे कि आप किसी गवर्नमेंट इदारे में जाओ ना, हम वापटा के में ही चले जाते हैं ना, के इलेक्ट्रिक्स में हम चले गए, के इलेक्ट्रिक्स पे हमने बिजली लगाई हर चीज की। अब हम उसमें कंप्लेन करने गए तो वो हमें क्या कहते हैं कि भाई मैं यहाँ कंप्लेन नहीं लेता, 7 वाले रूम में जाए, वहां पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा ऊपर कंप्लेंट रूम्स, है तो एक कमरा ना, सिर्फ क्या है उसके ऊपर ये दरख्वास्त जो है वहां जमा करवा दें, अपनी शिकायत की दरख्वास्त वहां जमा करवा दें तो आपकी कंप्लेन वहां ली जाएगी। ये भी ऐसी है, हम हमारा जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो हम कहते हैं कि जी इस कमरे से निकाल के उस कमरे में ले जाओ जिसका नाम रिटेन अर्निंग है। रिटेन अर्निंग वाले रूम में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले जाओ और वहां पे डिविडेंड भी होगा, दूसरी चीजें भी होंगी, वहां से जो लेस होगा हम उसे कहेंगे जी ये हमारा रिटेन अर्निंग का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस है। जनरल रिजर्व जो है रिटेन अर्निंग का कजन है, इसको कह दो ये क्या है? कजन है। कजन का क्या काम होता है कि जी छोटे कजन हो तो वो कहते हैं बड़े कजन से जी हमें जो है ईदी दो, पैसे दो। तो ये जो है रिटेन अर्निंग जो है कजन अपने छोटे कजन को देगा अपने से निकाल कर, और जनरल रिजर्व का कोई काम नहीं। जब भी आपको सवाल में वो कहेगा, पॉलिसी अपनी बताएगा जी हम हर साल जो है रिटेन अर्निंग से 10% जो है जनरल रिजर्व में फेंकते हैं, तो आप रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस जो है जो आएगा उस टाइम पे उसमें से 10% उसका लेकर जनरल रिजर्व में फेंक दोगे, रिटेन अर्निंग से लेस कर दोगे। और जनरल रिजर्व कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आता जनरल रिजर्व में, और इसके अलावा सिर्फ रिटेन अर्निंग से निकाल कर जनरल रिजर्व में हम डाल देते हैं। रीवैल्यूएशन क्या चीज है? वैसे तो हम आगे पीपी में पढ़ेंगे कि रीवैल्यूएशन क्या है, मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ रीवैल्यूएशन का। रीवैल्यूएशन जो है वो वैल्यू को, किसी भी एसेट की या पीपीई की वैल्यू को रीवैल्यू करके जो अमाउंट आती है वो होती है। जैसे कि अगर मेरे पास 100 का एक एसेट है, ये एसेट डेप्रिशिएट हुआ, 10 का ये एसेट डेप्रिशिएट हो गया अगर, तो इस एसेट की अमाउंट कितनी होगी? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करने वाला हूँ, 10 मिनट के बाद जो है ये क्लास
कि मीटिंग ऑफ हो जाएगी तो आप दोबारा इसी लिंक पर रीज्वाइन करिए सब। इसी लिंक पर दोबारा जो है आप रीज्वाइन करना तो आपकी क्लास हो जाएगी। फिर हम ये टॉपिक एंड करके आज अपनी क्लास ऑफ कर लेंगे टाइम पे। सही है, तो ये रीज्वाइन कर लीजिएगा। हम इनका नेट अगर लें अमाउंट तो हमारा एसेट 90 का है। ईयर एंड पे मैंने रीवैल्यू किया एसेट की, अब कॉस्ट जो है 110 हो गई है। अब 90 से 110 पे मैं लेके गया, मैंने रीवैल्यू किया तो 90 से जो 110 पे गया, ये जो डिफरेंस था 110 पे जाने वाला, इस डिफरेंस को जो है मैं कहूँगा कि ये डिफरेंस जो मेरा है ये रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ। ये रिवैल्यूएशन बढ़ गया और कितने से बढ़ा, मैंने कहा कि जी ये 110 से 90 से 110 जाने में इसको 20 रुपए का इजाफा करना पड़ा, तो मैंने कहा ये सरप्लस हुआ, ये इसको मैं कहूँगा रिवैल्यूएशन सरप्लस। और अगर ये केस इस तरह से होता, अगर ये इस तरह से होता, मेरे पास एसेट था 90 का और ये हो जाता यहाँ पर कितने का, 80 का, तो मैं कहता कि ये जो 10 का डिफरेंस मेरे पास आया जो कि नेगेटिव डिफरेंस था, 10 का नेगेटिव जो डिफरेंस मेरे पास आया, ये रेगुलेशन लॉस हुआ। यहाँ पे ज्यादा हो रहा था तो रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ, यहाँ कम हो रहा था, यहाँ रिवैल्यूएशन लॉस हुआ, और ये लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा सर, ये क्यों जाएगा, वो क्यों जाएगा, ये सब बातें हम करेंगे जब हम पीपीई पढ़ेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दिया है। इस चेंजिंग इन इक्विटी में ये खप नहीं होगी रिवैल्यूएशन की, ये खप होगी पीपीई में। तो अभी जो है आप अपने जहन से ये बात डिलीट कर दें कि सर ये आपने क्या समझाया, हमें नहीं भी समझ आया तो उसी कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ेंगे ये चीज। क्लियर। अब मुझे एक मैसेज बता दो कि सर हम चेंजिंग इन इक्विटी में बहुत अच्छे हो गए, हम चीता हो गए। सर बस हमें एक बात बता दो, ये शेयर क्या चीज होती है। बेटा शेयर होते हैं दो किस्म के, एक ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। ये हमने बिजनेस लॉ में पढ़ा होगा अगर किसी ने बी लॉ की क्लासेस ली हैं, अगर नहीं भी ली तो कोई मसला नहीं, मैं आपको बता दूंगा, मैं हाजिर हूँ आपके पास। ऑर्डिनरी शेयर्स जो होते हैं वो शेयर्स होते हैं जो कि हम कहते हैं कि जी कंपनी एक बनी, इंट्रोड्यूस हुई, सब्सक्राइब किया हमने, हम मेंबर बने, हमने कहा कि जी हम ऑर्डिनरी शेयर्स ले रहे हैं। कंपनी जब तक जिएगी, कंपनी के जब तक सांसों में सांस है तो हम कंपनी के साथ हैं। हम कंपनी से कुछ नहीं चाहते, हम कंपनी से कुछ नहीं कहते, हम कंपनी को नहीं कहते कि आप हमें जो है ध्यान दे, हम कंपनी को नहीं कहते कि हमें जो है बड़ी सी गाड़ी दे, हम कंपनी को नहीं कहते कि हम जब आए तो आप सारे जो आपके कंपनी में बंदे हो वो हमारे आगे पीछे पैर चूमे, हम नहीं कहते। हम कहते हैं कि जी जब भी मीटिंग होगी बोर्ड ऑफ मीटिंग में हमें एक राइट दिया जाएगा, हम जब भी मीटिंग होगी हम डिसीजन करने का हमें एक राइट होगा, हम वोट करने का हमें राइट होगा, ये ऑर्डिनरी शेयर्स वाले कहते हैं। हम बिजनेस के मेन लेन देन में छेड़छानी कर सकते हैं, ये कौन कहता है, ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कहता है, ये ऑर्डिनरी शेयर्स वाले कहते हैं। अब जो दूसरी बात आती है वो होती है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स सर क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर्स बेटा दो किस्म के होते हैं आगे से, एक रिडीमेबल होता है, एक इरिडीमेबल होता है। रिडीमेबल क्या होता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होता है जो कि हम कहते हैं जी हम आपके शेयर्स खरीद रहे हैं साल के लिए, कंपनी को कहते हैं हम आपके शेयर्स खरीद रहे हैं साल के लिए, साल के बाद आप इतने ही पैसों में या जो भी उसकी फेयर वैल्यू होगी उस पर हमें वापस करोगे, काट लेना मुझसे, वापस ले लेना, मैं आपसे शेयर वापस खरीद लूंगी। हमने भी मान लिया, हमने कहा ठीक है जी कंपनी कह रही है तो हम कर लेते। रिडीमेबल शेयर ये हो गए। दूसरे होते हैं इरिडीमेबल, वो कहते हैं कि जी हम तो आपके साथ रहेंगे सांसों के आखिर तक, जब तक आपकी सांसों में सांस है हम आपके साथ रहेंगे ऑर्डिनरी शेयर्स की तरह, मगर हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे एक चीज चाहिए। कंपनी कहती है क्या चाहिए, हमें आपसे ये चाहिए कि आप जब भी हमें डिविडेंड देगी तो पहले हमें, बाद में ऑर्डिनरी शेयर्स वालों को, पहले हमें। आप जब भी आप लिक्विडेट होगी, आपकी कंपनी बंद होगी, उसमें से हमें हिस्सा ऑर्डिनरी शेयर्स वालों को बाद में, बोनस इशू करेंगे पहले हम। यानी ये वो बात है कि वो घर में है ना, कोई भी अगर खाने की चीज हो पहले उसको देते हैं कि वो रोए ना। तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं ना, छोटा घर का बच्चा है, अगर अम्मी के पास कोई चीज आ गई ना, इसको ना दी ना सबसे पहले तो इसने रोना,
तो ये कहते हैं कि सबसे पहले चीज हमें, बाद में ऑर्डनरी वालों को, ऑर्डनरी वाले से समझो कि बड़े बुजुर्ग हो गए, मिली तो मिली, नहीं मिली तो अल्लाह ला खैर सदा, जिंदगी तो गुजार ही ली है हमने। तो अगर यहाँ क्लियर है तो हम जो है अपने पैटर्न और सवाल की तरफ बढ़े। एक मैसेज मुझे कर दो कि सर यहाँ तक सब क्लियर है, या अगर किसी को मसला है, कोई सवाल पूछने तो पूछ सकता है। जी बेटा बता दो मुझे मैसेज पे, सर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्लियर है सबको? किसी को कोई मसला तो नहीं है? कहीं सो तो नहीं गए सारे? कोई जाग रहा है? चलिए आप लोग नोट कर लें, अगर किसी को क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। आप वैसे नोट कर लेंगे सब कुछ। ये नोट कर लें आप, शेयर कैपिटल। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेने, स्क्रीनशॉट ले ले, नोट करना है तो नोट कर ले। मैं आपको फिर बता दूं, आपको थोड़ी सी इंटरप्शन आएगी। इंटरप्शन क्या होगी, 3 मिनट के बाद ये क्लास ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगी। तो आप लोगों ने दोबारा से रीज्वाइन करना है, ताकि हम एक सवाल चेंजेस इन इक्विटी का आज कर लें। ये आज का दिन अपना ज़ाया नहीं करेंगे, हमारे आगे ही बहुत से दिन चले गए हैं, तो हमने कोर्स जो है टाइम पे ख़त्म कर लेंगे। और कोर्स को 1 महीना ख़त्म करने से पहले हम जो है पास्ट पेपर की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। हम जो है आपको जो है इस काबिल बना लेंगे कि अगर दोबारा आपकी आंखों के सामने कोई भी FR1 का टॉपिक आता है, जितना भी मुश्किल टॉपिक होता है, तो आप उसको हैंडल कर लेंगे। और मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपको पेपर में कोई सवाल नहीं आता, तो मैं आपको वही बताऊंगा कि आपने वो कैसे करना है। तो पेपर की आपको मैं पूरी टेक्निक्स बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। बस मैं आपसे क्या चाहता हूँ, आप मुझ पर यकीन रखो, मैं जिस तरह से बताऊं उस तरह से चलो, मेरी प्लानिंग के हिसाब से चलो, तो इंशाल्लाह आपका पेपर फर्स्ट टाइम में निकलेगा। नोट कर लिया से? नोट कर लिया है बच्चों? अगर नोट कर लिया है तो मैं आपको उसका फॉर्मेट दिखाने लगा हूँ, जो एग्जाम में हमने करना है। जिस फॉर्मेट में मैं आपको पहले दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बना के दिखाऊंगा दोनों तरीके से। पहले आई कैप ने जिस किस तरह से बनाया हुआ है, और हमने किस तरह से बनाना है, मैं आपको उस तरह से बताऊंगा। तो चलो मैं आपको भी शो करने लगा हूँ। ये हमारी स्टडी टेक्स्ट है, ये फॉर्मेट है चेंज इन इक्विटी का। शेयर कैपिटल लिखता है, शेयर प्रीमियम लिखता है, टोटल का कॉलम बनाता है, और बताता है कि जी मुझे जो मिलियंस में चीज चाहिए। ओपनिंग बैलेंस लिखता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, बोनस शेयर इश्यू हुआ तो ठीक, राइट शेयर इश्यू हुए तो ठीक, रिडेम्पशन डिविडेंड पे हुआ तो ठीक, और क्लोजिंग बैलेंस। ये मेथड है। सवाल कर ले अगर आप कहते हो तो। सवाल करते हैं। इसमें क्या क्या SMS लिमिटेड है ना। द इक्विटी ऑफ एज ऑन 31 दिसंबर 2018, टोटल इक्विटी उसने दी हुई है, शेयर कैपिटल देता है ऑर्डिनरी शेयर्स वालों को, यानी कैपिटल जो है 10 रुपए पर शेयर है। 3,000 टोटल शेयर्स हैं, तो टोटल शेयर कैपिटल 3,000 का, तो टोटल शेयर्स कितने हुए? 300। 3,000 को 300 शेयर हमारे पास टोटल हैं। क्लियर? ओके। शेयर प्रीमियम जो है 1,900 का, ये ओपनिंग बैलेंसेस की बात कर रहे हैं। और रिटेन अर्निंग जो है 4500 की है, हुआ वो 400 का हुआ। और डिविडेंड जो पे किया गया वो 300 का डिविडेंड पे किया है। लिमिटेड जो है इसका ओपनिंग शेयर जो है 3,000 का है, शेयर प्रीमियम 1,900 का है, और रिटेन अर्निंग 4500 की है, प्रॉफिट 400 का हुआ,
डिविडेंड 300 का पे किया गया और टोटल इक्विटी जो है 9500 की एंड हुई। सवाल में उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? सवाल में वो कहता है कि एसेंस लिमिटेड के 3 कंपोनेंट्स बनेंगे, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग आप बनाएंगे। फिर उसमें आप कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर जो है प्रॉफिट जो है वो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हुआ है, हम प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग के कॉलम में ऐड कर देंगे। डिविडेंड जो डिक्लेयर हुआ है और पे हुआ है वो रिटेन अर्निंग के कॉलम से हुआ है। ये इसने बात कर दी और अब हम सवाल करने जा रहे हैं सॉल्व। सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं तो मैं जो है यहाँ पे कॉलम बनाऊंगा शेयर कैपिटल का, शेयर प्रीमियम का, और उसने क्या कहा था रिटेन अर्निंग का। तो हम जो है अब ये रिटेन अर्निंग का बना लेते हैं। और एक हम कॉलम यहाँ बनाएंगे अभी टोटल का। ठीक है बच्चों, टोटल का लाजमी बनाना। अगर वो आपको जो है सवाल में कहता है कि टोटल का जो है आप कॉलम ना बनाएं तो फिर आप नहीं बनाएंगे। अगर वो कहता है कि टोटल का कॉलम बनाएं तो आपके लिए बनाना ज़रूरी है, तो फिर आप बनाएंगे टोटल का कॉलम। फॉर्मेटिंग हम कर लेंगे थोड़ी देर में, तो हम जो है अभी शुरू करते हैं अपना सवाल। तो उसने ब्राउट डाउन दिया है, ब्राउट डाउन लिखो या बैलेंस लिखो 1 जनवरी 2019 का, जैसा आपको दिल करेगा। तो उसने ब्राउट डाउन ये दिया हुआ है हमें। शेयर कैपिटल का ब्राउट डाउन 300 है, 3000 है। जो शेयर कैपिटल है वो 3000 का है। शेयर प्रीमियम कितने है? 1900। एक बच्चा अगर बता दे तो बहुत अच्छी बात होगी। रिटेन अर्निंग कितनी है हमारे पास? रिटेन अर्निंग 4500 है। और इन सब का टोटल कितना हुआ? टोटल हम कर लेते हैं, टोटल करना कौन सा मुश्किल है। हम इन सब का टोटल कर लेंगे तो 9400 आ गया। यहाँ तक तो हमने जी डेटा निकाल लिया उसका, उसने बता दिया हमें शेयर कैपिटल इतना था, ये इतना था। उसने भी बताया प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हुआ। हम भी यहाँ लिख देंगे जी, हमारा जो है प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो शेयर कैपिटल में नहीं आता, वो शेयर प्रीमियम में नहीं आता, वो रिटेन अर्निंग में आता है। उसने सवाल में ही बताया है, हमने भी डेटा पढ़ा था ना। उसने सवाल में बताया कि मेरा जो है प्रॉफिट जो है रिटेन अर्निंग में डायरेक्ट जाता है। तो कितने का प्रॉफिट है? 400 का। तो 400 का प्रॉफिट कहाँ जाएगा? यहाँ पर। तो यहाँ टोटल अमाउंट कितनी आ गई? 400। ये लीजिए टोटल अमाउंट 400 आ गई। दूसरी चीज उसने क्या बताई है? उसने कहा डिविडेंड पे किया गया। डिविडेंड पे किया गया है और उसने बताया है कि बोनस इश्यू हुए हैं। पहले हम बोनस इश्यू कर लें, डिविडेंड कर लें? पहले डिविडेंड कर लेते हैं, दिया हुआ है उसने डेट। अगर डेट बताई हो ना तो डेट के हिसाब से अपने काम करना है। अगर डेट नहीं बताई तो फिर हम जो है बोनस इश्यू कर देंगे। तो जो आपका दिल करे। इसमें डिविडेंड इसने डेट नहीं बताई मगर लिखा पहले, तो हम इसलिए लिख रहे हैं। डिविडेंड शेयर कैपिटल से नहीं लेस होता,
शेयर प्रीमियम से लेस नहीं होता, वो रिटेन अर्निंग से डायरेक्ट लेस होता है। और ये सवाल में इसकी पॉलिसी में भी बताइए कि हम ऐसे करते हैं। डिविडेंड कितने का है? 300 का, तो 300 का डिविडेंड लेस हो जाएगा। 300 का डिविडेंड रिटेन अर्निंग से कम हो जाएगा और टोटल में भी -300 का इम्पैक्ट चला जाएगा। अब बोनस इश्यू हुआ, बोनस शेयर इश्यू है, ये पॉइंट समझना। क्या कहता है बोनस शेयर इशू में? बोनस शेयर इशू में वो कहता है कंपनी मेड अ बोनस इशू ऑफ 2-1। कंपनी ने इशू किए 2 बोनस, जिसका एक शेयर है उसको 2 वो मिलेंगे। तो जिसका एक शेयर है उसको 2 मिलेंगे, तो टोटल कितने इशू हुए? ये मुझे बता सकता है टोटल कितने इशू हुए? जिसके 2 हैं, तो कैसे होंगे ये शेयर कैपिटल में? हम कहेंगे कि जी ये शेयर कैपिटल है मेरा, ये मैं आपको वर्किंग भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जिसके 2 हैं, जिसका एक है उसको 2 मिलेंगे ना, तो मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे 2 से और डिवाइड करेंगे 1 से। जिसका एक शेयर है उसको 2 मिलेंगे, और जो है हमने अपना ओपनिंग शेयर कैपिटल ले लिया, तो कितने में 6000 शेयर इशू हुए हैं। 6000 से हमारा कैपिटल इंक्रीज हो गया। यहाँ के इसके आगे जब आप इस तरह से 6000 लिखोगे ना, एग्जाम में क्या करना वो बता रहा हूँ मैं। एक स्टार बना देना, स्टार बना देना, और स्टार की जो है ना नीचे नीचे आकर जो है ना इस तरह से एक स्टार बनाकर उसके आगे लिख देना कि जी मैंने जो है इस स्टार में क्या किया है, मैंने स्टार में 3000 को मल्टीप्लाई करवाया है 2 के साथ, डिवाइड किया 1 से। जब इस तरह से बताओगे एग्जामिनर को पता चल जाएगा 6000 की वर्किंग ये है, तो वो देख लेगा। अब जो पॉइंट समझाने जा रहा हूँ ना, ये पॉइंट बोनस शेयर का आसानी से समझ लो, आसान सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है, तो आपके लिए आगे आसानी रहेगी। 6000 शेयर इशू हुए हैं। अब शेयर प्रीमियम मैंने आपको क्या बताया था क्या होता है? कंपनी कहती है, बिजनेस कहता है जी मैं अपने लेन देन कहाँ से करूंगा? शेयर प्रीमियम से करूंगा। तो बोनस शेयर इशू किए, पैसे तो लिए नहीं कंपनी ने शेयर होल्डर से, मुफ्त में दिए। तो मुफ्त में दिए तो 1900 रुपये उसके पास अपने अकाउंट में पड़े हैं शेयर प्रीमियम के, जो अपने लेन देन कर सकता है। वो कहता है जी मेरे पास तो 19 है, 19 आप निकाल लो। शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में 19 है, 19 के 19 आप शेयर प्रीमियम से निकाल लो। बाकी जो बचते हैं वो कहता है आप रिटेन अर्निंग से निकाल लो। तो बाकी जो भी बचते हैं हम रिटेन अर्निंग से निकाल लेते हैं। हम कहते हैं कि जी 6000 में से अगर हम 1900 निकाल लें तो बाकी कितने बचते हैं? 4100। तो 4100 वो कहता है यहाँ से निकाल लो, इसका नेट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? 0। क्या करके देख लो, ये समझ में आया ना? यहाँ ये भी नेगेटिव होगा, सॉरी, ये नेगेटिव आएगा। इम्पैक्ट मिल गया। इम्पैक्ट इसका क्या होगा? 0 आ जाएगा। 6000 पॉजिटिव है, 6000 नेगेटिव है, तो इम्पैक्ट 0 आएगा। सही। तो ये हमारा सवाल यहाँ खत्म हो गया। अब यहाँ हम लिखेंगे हमारा कैरी डाउन क्या है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है। क्लोजिंग बैलेंस हम निकाल लेंगे। क्लोजिंग बैलेंस हम अपना जो निकालेंगे वो हम सम लेंगे ऊपर का। हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक जितना भी सम है वो जो 3600 होगा, ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो डायरेक्ट मैंने लगाया हुआ उसके आगे, ये थोड़ा सा इशू है। बाकी इसका 3600 नहीं 9000, सॉरी 9000। चलो इसका सम लेंगे हम अगर ऊपर, तो कितना आएगा? 0। और यही सम हम इधर लेंगे, कितना है? 500। और अगर यही सम हम इधर, कितना माइक हो गया है? मेरा माइक म्यूट करने है ताकि हम डिस्टर्ब ना हो।
आप इस साल का टोटल लेंगे तो यहाँ का 9500 आया। तो आपने पेपर में भी जो है इस तरह से ही करना है चेंजेस इन इक्विटी का सवाल, यही आपका पैटर्न होना चाहिए। आपने जो है शेयर कैपिटल अपना जो है इस तरह से लिखना है, शेयर प्रीमियम लिखना है, रिटर्न अर्निंग का कॉलम बनाना है, टोटल का कॉलम बनाना है। आपने रो वाइज टोटल करते जाना है इन्हें, और इसको भी रो वाइज टोटल करना है। आपका क्लोजिंग बैलेंस जो आया वो 9500 टोटल आया, 9000 शेयर कैपिटल का, 500 रिटर्न अर्निंग का, 6000 के बोनस शेयर इशू हुए, 1900 का शेयर प्रीमियम से लेस हुआ है, और 4100 का रिटर्न अर्निंग से लेस हुआ है। अगर किसी को यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ ले मुझसे, और इसे नोट भी, ये नोट भी कर लें, स्क्रीनशॉट लेने स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करना तो नोट कर लें। किसी को कोई भी सवाल पूछने तो पूछ ले, सवाल जितने पूछोगे मैं खुश होऊंगा। मैं बोलूंगा कि बच्चे जो है मेरे मेरे साथ हैं, मुझे ये लगेगा कि आप जागे हुए हैं। इसलिए सवाल कीजिए, जो चीज़ नहीं समझ आए उसे पूछिए कि सर ये चीज़ क्या है, सर ये दोबारा बता दें, सर समझ नहीं लगी, सर अगर ये सवाल ऐसे है तो एग्जाम में कैसे होगा। ये चीज़ आप पूछें मुझसे, ये चीज़ें आपके पूछने की हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को कोई मसला, कोई भी मसला किसी को? और नोट भी कर लें इसको। आई कैप का भी आंसर दिखा दूंगा, सिर्फ आंसर। मेरी एक और बात याद रखना, जो मैंने भी कॉन्सेप्ट दिया है ना, इस कॉन्सेप्ट को देखकर आपने आप बाकी सवाल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको आई कैप का सजेस्टेड आंसर देखते हो आप, और आपको कोई डिफरेंस मिलता है, और वो डिफरेंस आपको ऐसा लगता है कि जी ये बोंगी है, सर ने तो ये हमें कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं, या सर ने तो ऐसी कोई बात की ही नहीं, तो मतलब समझ जाना वहां पे आई कैप का आंसर गलत है। सही है, जहाँ आई कैप जो है अपने सजेस्टेड आंसर में काफी बोंगियां उसने मारी हुई हैं, उसके सजेस्टेड आंसर काफी गलत है। तो सजेस्टेड आंसर देख के जो है परेशान नहीं हो जाना कि सर ने क्या पढ़ाया और आई कैप क्या कह रहा है। सही हो गया ना? अगर नोट कर लिया तो मुझे बता दें तो हम आगे चलें। मुझे लगता है बच्चे सो गए। बच्चों उठ जाओ, सुबह हो की है। चले मैं आपको इसका आंसर दिखाऊं, फिर मैं आपकी छुट्टी करूं। जी जी, ये लास्ट सवाल है, आप उठे ना, जागे कैसे जाग गए? छुट्टी के नाम पे सब जाग जाते हैं। 3000 जो है उसने जो है शेयर कैपिटल ओपनिंग था, 1900 था, और 4500 था, तो टोटल 4900 हुआ। प्रॉफिट उसने रिटर्न अर्निंग में ऐड किया। बोनस शेयर इशू हो गए 6000 के, और जो है रिटेन अर्निंग से 4100 निकले, और शेयर प्रीमियम से 1900, और डिविडेंड जो है 300 का पे हुआ। तो 9500 टोटल, 9500 का हमारा भी यही था। समझ आ गई? अब आप जो है कल पाक ओशन लिमिटेड सॉल्व करेंगे। इसमें रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट भी है, मैंने आपको रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट बता दिया। मैं फिर से बता दूं कि रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट जो है होगा वो डेफिसिट, इसमें रिटेन एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस या डेफिसिट लिख सकते हैं आप। उसका आप कॉलम बनाएंगे, वहां पे आप जो है अदर कॉम्प्रिहेंसिव ऐड होती है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन लेस होती है, और जो बोनस शेयर इश्यू होंगे वो आपको मैंने बता दिया। इंटरम बोनस जो है वो इस ईयर का होता है, मिड में पे होता है। फाइनल डिविडेंड पिछले साल का इस ईयर पे होता है। इस साल का फाइनल डिविडेंड जो है नेक्स्ट ईयर के शुरू में पे होगा। तो फाइनल डिविडेंड अगर इस साल की बात की जाए तो वो हम पे नहीं करेंगे, अगर पिछले साल का फाइनल डिविडेंड हो तो हम उसकी बात करेंगे। ये सवाल आपके लिए चैलेंजिंग भी है, अच्छा सवाल भी है, और करें काफी कुछ होगा। अभी इस सवाल को जो मैंने करवाया पहले, इस सवाल को आप करिएगा एसएमएस लिमिटेड को, 80% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नया टॉपिक है, नहीं समझ आएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा, मगर मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला से बढ़कर कुछ भी नहीं। जब कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं मुझे ढूंढना मुश्किल नहीं, मुझसे मिलना मुश्किल नहीं, मुझसे गुफ्तगू करना मुश्किल नहीं, तो मैं मानता हूँ, मेरा ईमान मानता है कि दुनिया में कोई और चीज है ही नहीं जो मुश्किल हो।
जब खुदा से मिलना आसान है, खुदा से बातचीत करना आसान है, तो ये चीज क्या है? कुछ भी नहीं है बच्चों, डरना नहीं है। मैंने आपको कहा है नर्व पे कंट्रोल रखना है। अगर आप लेट सपोज करें ये एग्जाम में सवाल आता है और आपको कख नहीं आता इस सवाल में, कि आप ब्रॉड डाउन नहीं लिख सकते थे, ऐसे टोटल नहीं लिख सकते थे, प्रॉफिट दिया था डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं लिख सकते थे, डिविडेंड भी दिया था डायरेक्ट डिविडेंड नहीं लिख सकते थे, ऐसे बोनस शेयर वाला पॉइंट नहीं आता ना, बाकी तो आता था। आपको पासिंग मार्क्स नहीं देता, देता ना। तो बस आपने यही काम करना है। अगर आपको सवाल नहीं है ना, जो सवाल में लिखा है उसका डेटा निकाल कर रख दो, सवाल नहीं सॉल्व होता छोड़ दो, अगले सवाल पे चलो। घबराना नहीं है, सवाल को लेके बैठ नहीं जाना सर बोनस शेयर्स इशू कर दिए, मैं अब क्या करूं, मैं तो अब फंस गया सर। कुछ भी नहीं करना, घबराना नहीं है। इमरान खान क्या कहता है, घबराना नहीं है, तो आप लोगों ने भी घबराना नहीं है। तो मैं आपको एक क्विक रिव्यू करवा दूं कि आज हमने क्या पढ़ा, तो फिर हम आज की क्लास ऑफ करते हैं। कहते हैं देखो और सवाल करवा दूंगा। नो सर, अच्छा नहीं करवा रहा। हमने पहले जो हमने पढ़ा कि बच्चे फेल क्यों होते हैं, वो जो है हमने डिस्कस कर लिया था। हम टॉपिक की तरफ आते हैं। चेंज इन इक्विटी, हमने चेंज इन इक्विटी में पढ़ा कि इक्विटी क्या होती है। हमने कहा इक्विटी जो है शेयर होल्डर्स को कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जी शेयर होल्डर्स जो है कितनी ट्रांजेक्शन होती है। हमने कहा शेयर होल्डर्स की जो है बहुत सी ट्रांजेक्शन होती है, जिसमें से शेयर कैपिटल होता है। शेयर कैपिटल में हमने देखा कि शेयर कैपिटल में जो है कैश अगर ऑनर जो है बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाता है वो रिकॉर्ड होता है। बोनस शेयर्स अगर कंपनी ऑनर को जो है इश्यू करे बोनस शेयर, तो वो रिकॉर्ड होते हैं। अगर कंपनी जो और शेयर इश्यू करे और वो जो है शेयर होल्डर जो है उन्हें परचेज करे, तो उसे राइट शेयर्स कहते हैं। फिर हमने देखा शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम क्या होता है, हमने कहा कि शेयर प्रीमियम वो शेयर्स होते हैं जो कि हमने शेयर कैपिटल से एक्स्ट्रा अमाउंट ली हुई हो। हमने कहा कि 10 का शेयर कैपिटल है तो हमने 12 रुपए लिए हैं, तो 2 रुपए जो है वो शेयर प्रीमियम में रिकॉर्ड होंगे। कंपनी कहती है, बिजनेस कहता है ये तो 2 रुपए हैं, ये जो है मैं अपने लेन देन में इस्तेमाल करूंगी, अगर मुझे बोनस शेयर इश्यू करना पड़ गया तो मैं उसमें से काटूंगी। रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग क्या होती है, रिटेन अर्निंग कहते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। रिटेन अर्निंग कुछ नहीं, रिटेन अर्निंग सिर्फ एक नाम है, एक जगह का नाम है, कॉलम का नाम है, एक अकाउंट का नाम है, जिसपे जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, जिसमें से डिविडेंड लेस होता है, जिसमें से रिवैल्यूएशन जो है हर ईयर जो है उसमें ट्रांसफर होती है, जिसमें से रिटेन अर्निंग में से जो है अगर हम कोई एसेट हमारा बिक जाता है उसकी जितनी भी रिवैल्यूएशन होती है वो भी रिटेन अर्निंग में आ जाती है। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कुछ नहीं, जनरल रिजर्व कजन है, जनरल रिजर्व रिटेन अर्निंग का कजन है। रिटेन अर्निंग से निकाल कर जनरल रिजर्व में हम डालेंगे। जब भी जनरल रिजर्व वो बनाने को कहेगा तो वो उसके नीचे उसने एक पॉइंट लिखा होगा, उसमें कहा होगा कि जी हमारी फलाना कंपनी है, यूएसए कंपनी है, उसने जो है कहा है कि जी आप जो है हर साल जो है साल के आखिर में 10 रुपए जो है रिटेन अर्निंग से निकाल कर जनरल रिजर्व में रखोगे, तो हम रखेंगे और कुछ नहीं करें। जनरल रिजर्व में इसके अलावा कुछ नहीं था। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन मैंने कहा कि जी किसी भी एसेट में से अगर उसकी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा फेयर वैल्यू हो तो हम उसको रिवैल्यू कर देंगे। मजीद टॉपिक जो रिवैल्यूएशन का हम पीपी में पढ़ेंगे इन डिटेल। फिर मैंने आपको एक सवाल कराया, क्वेश्चन बैंक का एक एग्जांपल कराई, जिसमें हमने कहा एसएमएस लिमिटेड वाला हमने एक सवाल किया, उसमें हमने देखा उसने ओपनिंग बैलेंस दिया था, उसने डिविडेंड दिया हुआ था, उसने बोनस शेयर इशू किए, उसने इशू करने के लिए कहा था, तो हमने ओपनिंग रिकॉर्ड कर लिए, प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया, डिविडेंड को लेस कर लिया। हमने कहा बोनस इशू, उसने कहा हर एक जिसने एक शेयर लिया उसको 2 में शेयर दे दूंगा बोनस के तौर पे। तो जितने 3000 शेयर थे 300 शेयर इशू हुए थे, तो 2 मिले तो 600 शेयर इशू हुए, 10 रुपए का एक था तो 6000 शेयर इसके इशू हो गए। बाकी उसने 1900 रुपए, जो 6000 का शेयर इशू हुए 1900 रुपए शेयर प्रीमियम से निकाला। उसने कहा मेरे पास 1900 रुपए पड़े हैं, मैं कंपनी जो कहती है अपने खर्चे में से 1900 रुपए देती हूँ, और बाकी जो 4100 रुपए बचे यानी 4100 बचे, उसने कहा रिटेन अर्निंग से ले लो। रिटेन अर्निंग का चलो मैं भी देता हूँ आपको। तो बोनस शेयर का टोटल इफेक्ट कितना पड़ा, इम्पैक्ट 0 का इम्पैक्ट पड़ा, और हमारा शेयर कैपिटल 9000 से इंक्रीज हो गया, शेयर प्रीमियम 0 हो गया, रिटेन अर्निंग 500 से बढ़ गई, 500 बची है, और टोटल जो है 9500 बचा। यही पैटर्न है, इसी पैटर्न से एग्जाम में करना है, इसी पैटर्न से आपने प्रैक्टिस करनी है। आपका शेयर कैपिटल शुरू हो गया है, उसका पहला सवाल भी हो गया है, आपको होमवर्क भी मिल गया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी की क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो क्लास यहीं एंड करते लगे हैं हम। चलें, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो मुझसे प्राइवेटली पूछ लेना। मेरा नंबर जो है आपको ग्रुप में मिल जाएगा, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे जो है लिख भी देता हूँ। मैं जो है आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अपना नंबर, तो आप जो है मुझे प्राइवेटली
मैसेज करके सवाल कर लीजिएगा। ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके आप जो सवाल हो मुझसे क्यूरी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, अब मिलते हैं अगली क्लास में।